नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गोपाल साल्वी है। मैं राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ में समाजशास्त्र विषय में सहायक आचार्य हूँ। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा समुदाय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा में हम या सामान्य अर्थों में हम समुदाय शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। कभी कभी हम धार्मिक समूहों के लिए भी समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय। कभी कभी अन्य अर्थों में भी करते हैं, परंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत समुदाय को एक अलग अर्थ में देखा गया है। समुदाय को सामान्यतः एक क्षेत्रीय अवधारणा के रूप में समाजशास्त्र में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो गांव हो या नगर, समुदाय कहलाता है। हम कुछ विद्वानों की परिभाषा देखेंगे, कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा देखेंगे कि समुदाय के संबंध में उन्होंने क्या परिभाषा दी है। उसके आधार पर हमें समुदाय को समझने में अति आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन ने समुदाय की क्या परिभाषा दी है। ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहा है, एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं। इन्होंने संक्षिप्त में समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक समुदाय एक स्थानीय प्रादेशिक समूह है। ग्रीन ने समुदाय की प्रमुख 3 विशेषता बताई है। पहली, यह लोगों का समूह होता है। दूसरी, इसकी संकीर्ण भौगोलिक परिधि होती है, तथा तीसरी, इसका सामान्य जीवन का तरीका होता है। इसी प्रकार हम डासन एवं गेटिस ने समुदाय की परिभाषा में भाषा जो दी है वो ग्रीन से मिलती जुलती है। उससे मिलती जुलती विशेषताओं को इन्होंने उल्लेख किया है। डासन एवं गेटिस ने ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, समुदाय से तात्पर्य एक भूभाग की इकाई से है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, जिसके पास मौलिक संस्थाएं जो साधारण या अधिक विशिष्ट रूप में होती है, जिनके द्वारा एक सामान्य जीवन संभव किया जाता है। इसी प्रकार ओकबर्न एवं निपकोप ने लिखा है, समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। इसी प्रकार मेका एवं पेज लिखते हैं, जब कभी कोई समूह छोटा या बड़ा इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वो इस या उस हित में मेकाइवर एवं पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब कभी कोई समूह छोटा या बड़ा इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वो इस या उस हित में हिस्सेदार न होकर सामान्य जीवन की मूल परिस्थितियों में भाग लेते हैं, उस समूह को समुदाय कहते हैं। इसी प्रकार हम गिन्सबर्ग की परिभाषा भी देखते हैं। गिन्सबर्ग ने अपनी कृति सोशियोलॉजी में समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा कि समुदाय को उस संपूर्ण जनसंख्या के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक निश्चित भूभाग में रहती है अथवा घुमंतुओं के मामले में आदतन साथ साथ भ्रमण करते हैं, जो जीवन की अंत क्रिया के सामान्य नियमों की व्यवस्था से बंधे होते हैं। इसी प्रकार हम डेविस की परिभाषा को भी देख लेते। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है, समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं।
इसी प्रकार मेंजर ने कहा है, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय है। इस प्रकार समाजशास्त्रियों की इन परिभाषाओं को देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिनमें हम की भावना होती है, जिनकी समान रुचियाँ और क्रियाएं होती है और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति साथ साथ निवास करते हैं और जिनमें हम की भावना पाई जाती है। इस प्रकार एक गांव, नगर, कस्बा ये सभी समुदाय कहलाते हैं। अब हम समुदाय के कुछ आवश्यक तत्व देखते हैं कि समुदाय के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। इनको हम समुदाय की विशेषता भी मान सकते हैं। तो समुदाय के जो महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व हैं उसमें सबसे पहला है निश्चित भूभाग। लगभग सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा में निश्चित भूभाग का वर्णन किया है और उसका उल्लेख भी किया है। डेविस ने लिखा है कि प्रादेशिक समूह समुदाय की सदस्यता एक निश्चित स्थान पर रहने के कारण होती है। इन्होंने समुदाय की विशेषता प्रादेशिक निकटता पर विशेष बल दिया है। घुमंतु समुदाय को छोड़कर सभी समुदायों का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। घुमंतु समुदाय भी निश्चित प्रादेशिक क्षेत्र में ही भ्रमण करते हैं। एक स्थान पर रहने के कारण समुदाय बन पाता है। समुदाय की भौतिक विशेषता इसे मूर्त रूप प्रदान करती है। समुदाय अमूर्त नहीं है, इसे देखा जा सकता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। संचार और यातायात के साधन जितने कम होंगे वहाँ व्यक्तियों की संख्या उतनी ही कम होगी, उनमें प्राथमिक संबंध उतने ही अधिक घनिष्ठ होंगे। समुदाय का आकार छोटा होगा। संचार के साधन तथा यातायात के साधन जितने अच्छे और दूरगामी होंगे, समुदाय का आकार अर्थात भौगोलिक क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा। सामाजिक संरचना उतनी ही द्वितीय होगी। मनुष्य का अपने समुदाय तथा जन्म स्थान से विशेष लगाव होता है। इसी भावना के कारण समुदाय का अस्तित्व बनता है तथा उसमें निरंतरता होती है। समुदाय का दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है विशिष्ट नाम। संसार में जितने भी समुदाय हैं उनका एक नाम होता है। लम्ले ने कहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का नाम होता है तथा नाम से व्यक्ति को पहचाना जाता है, उसी प्रकार समुदाय भी एक प्रकार से व्यक्तित्व है के जैसा ही है तथा उसका विशिष्ट नाम होता है। भाषा के माध्यम से मानव ने संसार की प्रत्येक वस्तु, घटना, पदार्थ, मूर्त, अमूर्त आदि का नाम रखा है। समुदाय भी उसमें से एक है। समुदाय के सदस्य स्वयं के समुदाय को नाम से पहचानते हैं। विशिष्ट नाम के द्वारा अन्य समुदाय के सदस्य भी उन्हें पहचानते हैं कि कौन किस समुदाय का सदस्य है, समुदाय कहाँ स्थित है, कौन कौन उसके सदस्य है, उसकी क्या क्या विशेषता है, वह समुदाय अच्छा है या बुरा आदि लक्षण और गुण समुदाय के नाम से के साथ जुड़े होते हैं। समुदाय के नाम का महत्व वैसा ही होता है जैसा किसी व्यक्ति, समाज, ग्राम, देश, राज्य, राष्ट्र आदि के नामों का होता है। स्पष्ट है कि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे हम कहते हैं किसी शहर का नाम लेते हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, तो ये सब समुदाय के उदाहरण हैं। इनका एक विशिष्ट नाम है। इसी प्रकार समुदाय का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है मनुष्यों का समूह। समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है। हम ऐसे समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें कोई मनुष्य ही न हो। सभी समाजशास्त्रियों ने समुदाय की परिभाषा में कहा है कि समुदाय लोगों का समूह है। डासन और गेटिस ने बताया कि समुदाय एक निश्चित भूभाग है जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है। डेविस ने इसे लघु क्षेत्रीय समूह कहा है। ग्रीन, गिन्सबर्ग और
ओसबर्न और न्यूमियर आदि सब ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि समुदाय बिना मनुष्यों के नहीं बन सकता। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य का समूह समुदाय में रहकर अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नंबर 4, सामुदायिक भावना। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को समूह के लिए त्याग देता है या अपने स्वार्थ को कम महत्व देता है तथा समूह के स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है तो ऐसी भावना को सामुदायिक भावना कहते हैं। अपनेपन की भावना के रूप में देखना ही सामुदायिक भावना कहलाती है। समुदाय में अनेक लोग साथ साथ रहते हैं। वे साथ साथ तभी रह पाते हैं जब उनमें परस्पर हम की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार हो जाते हैं। साथ साथ रहना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना और श्रम का विभाजन कर के कार्यों को पूरा करना जीवन के लिए आवश्यक है। समूह में जब इस प्रकार के गुण विकसित हो जाते हैं तब वह समुदाय बन जाता है। कोई किसी के साथ हम की भावना और सामुदायिक भावना तब रखता है जब वे सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा उनके लिए अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। इसी प्रकार समुदाय की 5वीं महत्वपूर्ण तत्व है समानताओं के क्षेत्र। दुर्कीम ने अपने शोध कार्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि समुदाय में अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, विचार, कानून, न्याय, संपत्ति, आदतें आदि क्षेत्रों में समुदाय के सदस्य एक से होते हैं, इसीलिए उनमें एकता भी यांत्रिक होती है। समुदाय में अनेक समानताओं के क्षेत्र ही उसे व्यवस्थित रखते हैं। समुदाय के संगठित बनने रहने के लिए आवश्यक है कि रीति रिवाज, भाषा, स्थानीय कथाएं, रूढ़ियाँ, विचार आदि क्षेत्रों में समुदाय के लोग समानताएं रखें। ये समानताएं एक समुदाय को अन्य समुदायों से विशिष्ट और भिन्न बनाती है। इसी प्रकार समुदाय का 6वां महत्वपूर्ण तत्व है स्वतः जन्म। जब अनेक स्त्री, पुरुष, लड़के और लड़कियां किसी एक स्थान पर कुछ समय तक रहते हैं अथवा जीवन यापन करते हैं तो वह स्वतः ही समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। समुदाय की उत्पत्ति या विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं होती है। मानव समुदाय तो स्वतः बन जाता है, इसका जन्म स्वतः होता है। समाज में 2 प्रकार के संगठन होते हैं। एक की सदस्यता जन्म से निश्चित होती है और सदस्यता अनिवार्य होती है। दूसरे की सदस्यता ऐच्छिक होती है। परिवार, समुदाय, जाति, राष्ट्र आदि प्रथम प्रकार के संगठन होते हैं। इनकी सदस्यता जन्म से तय होती है। समुदाय में व्यक्ति जन्म लेता है और उसकी सदस्यता स्वतः ही बन जाती है। जैसे कि मान लो कोई किसी शहर या गांव में जन्म लेता है तो वह उस समुदाय का सदस्य है। सामान्य जीवन 7वां महत्वपूर्ण तत्व है सामान्य जीवन। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेता है, उसमें पालन पोषण होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है। एक प्रकार से समुदाय में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन समुदाय में रहकर व्यतीत करता है। समुदाय में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सामाजिक संबंध स्थापित करता है, समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करता है तथा स्वयं भी की क्षमता के अनुसार दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है। अर्थात समुदाय का यही उद्देश्य होता है कि लोग उसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। इसी प्रकार समुदाय का एक और महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है स्थान का स्थायित्व। समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। इनमें से कुछ तो अस्थायी और कुछ स्थायी होते हैं। भीड़, श्रोता समूह अस्थायी होते हैं। समुदाय का निश्चित भूभाग होता है। समुदाय कोई अस्थायी सामाजिक संगठन नहीं है। यह मनुष्यों का ऐसा समूह होता है जो एक भूभाग की इकाई से जुड़ा होता है, उसका एक नाम होता है। समुदाय अन्य सामाजिक संगठनों की तुलना में स्थान के आधार पर अधिक स्थायी होता है। जहाँ एक बार मानव बस जाता है तो समुदाय में स्वतः विकसित होने के बाद वहाँ स्थायी संगठन बन जाता है। इसी प्रकार समुदाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता या यूँ कहें कि
इसका एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मनिर्भरता। प्राचीन काल में समुदाय अपने सदस्यों की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। पहले यातायात और संचार के साधन नहीं थे, तब व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने समुदाय पर निर्भर रहता था। उसके पास दूसरों का कोई विकल्प नहीं था। जो समुदाय जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से जितना छोटा होता था, वह उतना ही अधिक आत्मनिर्भर होता था। लेकिन आज जब औद्योगिकरण हो गया है, यातायात के साधन विकसित हो गए हैं तथा समुदाय की आत्मनिर्भरता के लक्षण का प्रभाव हो गया है, तो आज अधिकतर समुदाय अन्य समाजों पर या अन्य समुदायों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हमने समुदाय की कुछ महत्वपूर्ण तत्वों या यूँ कहें कि विशेषताओं की चर्चा की। साथ ही हमने समुदाय किसे कहते हैं, समाजशास्त्र में समुदाय किसे माना जाता है, उसकी क्या परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि समुदाय की अवधारणा को समझने में आसानी रही होगी इन विशेषताओं के आधार पर। धन्यवाद।